जय हिंद साथियों। आज जो हम लोग करने वाले हैं आर्मी क्लर्क अग्निवीर का पेपर करने वाले हैं, जो कि ये पेपर नंबर 7 रहेगा। इससे पहले भी मैंने कई सारे पेपर बना दिया है। अगर आपने अभी तक वो पेपर नहीं देखा है तो जाइए वन प्लस डिफेंस अकेडमी, आप यूट्यूब चैनल पर सर्च करिए और सारे पेपर मिल जाएंगे। मोस्टली मैंने आर्मी क्लर्क के लिए ही पेपर बनाए हैं, तो सारे पेपर को कीजिए। और वहां पर मैंने बहुत सारे क्वेश्चन जो है ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर भी डाला है मैंने, और जो भी मैं क्वेश्चन पेपर लाता हूँ उसमें क्वेश्चन मिक्स रहता है। आपके कुछ क्वेश्चन जो ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन पूछे गए रहते हैं वो भी है, और जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो भी आपका है कि वन प्लस डिफेंस अकेडमी आर्मी अग्निवीर क्लर्क के लिए सबसे बेस्ट रहा है। और आप लोगों के हेल्प मैं इस तरह से करता हूं ताकि आपको कुछ क्वेश्चन जो है एग्जाम में भी मैच कर जाते हैं। तो वन प्लस डिफेंस अकेडमी का जो भी कंटेंट है, जो भी मैं आपके यूट्यूब चैनल पर लेकर आता हूं, और जो भी हमारा ई बुक है, जो भी कोर्स है, आप ले लीजिए। और आर्मी अग्निवीर में आपको एक बार में सक्सेस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये है कि बर्मा भारत से कब अलग हुआ था। बर्मा जो है भारत से कब अलग हुआ था। तो यहाँ पर देखिए बर्मा जो यहाँ पर है, तो बर्मा को आप क्या कह सकते हैं, म्यांमार। देखिए म्यांमार को ही बर्मा कहा जाता है। यानी कि बर्मा भारत से कब अलग हुआ था। यहाँ पर आपके सामने में 4 ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर देख लीजिए कि आपका आंसर यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1937। 1937 में बर्मा जो है भारत से अलग हुआ था। ठीक है, क्लियर है। देखिए जो क्वेश्चन नहीं पता है आप लोग उस क्वेश्चन को नोट बना सकते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए वीवीआई है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने में ये रहा कि सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनने वाली भारत की पहली पहली न्यायाधीश कौन थी। सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनने वाली भारत की पहली महिला कौन थी यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने में जो ऑप्शंस हैं इनमें से देख लीजिए। और ये क्वेश्चन आपको तो पता होना ही चाहिए, क्योंकि ये बच्चों को पता रहता है क्वेश्चन, क्योंकि बचपन में ही ऐसा क्वेश्चन उन लोगों को याद करा दिया जाता है कि भारत सबसे पहली कौन है, सबसे पहली महिला, सबसे पहला पुरुष जो है, पहले प्रधानमंत्री, पहले मतलब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, या जो भी है, ये सब बचपन में ही हम लोगों को याद करवा दिया जाता है। अब तो आपके लिए कंपलसरी है। यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, श्रीमती मीरा साहिब प्रतिमा बेबी। ये जो है आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। देखिए जो क्वेश्चन आपको पता अभी भी नहीं है कोई बात नहीं है, अभी तक आपको याद नहीं है तो, लेकिन नोट बनाइए और कंपेयर करिए कि आप दूसरे बच्चों से कितना ज्यादा आप अधिक क्वेश्चन आप कितना फास्ट में कर पाते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप कितना जानते हैं वो नहीं है, कितना ज्यादा क्वेश्चन बनाते हैं एग्जाम में सही सही वो देखा जाता है, वही वहां पर अभी हीरो बन पाएंगे। आप कितना नॉलेज है वो बात की बात है, लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में कितना बनाते हैं सबसे ज्यादा वो जरूरी है। तो जो भी हमारा है पेपर हमारा आप देख सकते हैं, अग्निवीर क्लर्क का जो 45 सेट का ई बुक है, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर है आपका। ये आपको एग्जाम में बहुत को हेल्प करने वाला है। तो यहाँ पर अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि टेस्ट मैच के पहले ही ओवर में हैट्रिक लेने वाले पहला खिलाड़ी कौन है। देखिए टेस्ट के मैच में पहले ओवर में हैट्रिक लेने वाला पहला खिलाड़ी कौन है। तो यहाँ पर देख लीजिए आपके सामने में जो ऑप्शंस हैं उनमें से आपका आंसर क्या है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, इरफान पठान। इरफान पठान जो ये आपका खिलाड़ी हैं जो कि टेस्ट मैच में पहली ओवर में हैट्रिक लेने वाला पहला खिलाड़ी है। क्लियर, ऑप्शन नंबर आपका सी जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं। देखिए संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके सामने जो ऑप्शन दिया गया है, ये क्वेश्चन को आपको पता नहीं है तो रट्टा मार लीजिएगा। देखिए संविधान से क्वेश्चन आने की संभावनाएं रहती है आपके एग्जाम में। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्योंकि संविधान में 6 मौलिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर, अब आगे बढ़ जाइए। बृहस्पति के कितने उपग्रह हैं। देखिए ग्रह और उपग्रह से एक क्वेश्चन आने की संभावनाएं रहते हैं। चाहे आपको कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ये नहीं है, लेकिन ग्रह के बारे में एक बार पढ़ के आपको जरूर जाना है। इस टॉपिक को एक बार पढ़ लीजिएगा, इंटरनेट पर सर्च कर लीजिएगा और नोट बना लीजिएगा। ठीक है, तो बृहस्पति के कितने उपग्रह हैं, यहाँ पर आपके सामने में जो ऑप्शन हैं उनमें देख लीजिए। यहाँ पर तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि 79 यानी कि 79 बृहस्पति के 79 उपग्रह हैं। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर आपका आंसर फिर से मैच कर जाता है यहाँ पर। अब अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पर अब जनरल साइंस क्वेश्चन आपके सामने में 5 क्वेश्चन आ चुके हैं। तो जनरल साइंस और जनरल नॉलेज
और कंप्यूटर और मैथमेटिक्स का जो जहां पार्ट है, आज आपको 25 क्वेश्चन में से कम मैंने बोला है कि 20 क्वेश्चन करने ही करने हैं, तभी अपने अग्निवीर एग्जाम में आप अच्छा कर पाओगे। तो यहाँ पर आपको टारगेट भी देखना है कि और बच्चे कितना है, और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आप इसमें से कितना क्वेश्चन आपने सही करा है। अब आगे आ जाइए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि मिट्टी में मृत और एवं सड़ने वाले जीव बन जाते हैं, यानी कि मिट्टी में जो मर जाने वाले जो जीव होते हैं, सड़ जाता है, उसे मिल जाता है, उसे क्या कहा जाता है? क्या उसे ह्यूमस कहा जाता है, या कार्बनिक सामग्री यानी कि इनऑर्गेनिक मटेरियल, या फिर क्ले, या फिर ग्रेव, क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि हो जाएगा ह्यूमस। ह्यूमस जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर आपका ए जो है आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अब आगे बढ़ जाइए, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने में आ चुका है कि कौन सी ग्रंथि रक्त के तापमान और दबाव को नियंत्रित करती है? कौन सी ग्रंथि है जो कि रक्त के तापमान को और दबाव को नियंत्रित करती है? तो यहाँ पर आपके सामने में जो ऑप्शन है, उन ऑप्शन में से देख लीजिए आपका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, कि जो है एंड्रिल है। एंड्रिल जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अब आगे बढ़ जाइए, अगले क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए, और बिल्कुल आपका ध्यान यहाँ पर क्वेश्चन पर रहना है जब तक मेरा क्लास चलता है। बिल्कुल क्वेश्चन पर ध्यान दे, जब भी आपके पास टाइम हो तभी मेरा क्लास देखने की कोशिश करिएगा, अदरवाइज किसी टाइम में क्लास देख लीजिएगा तो बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट नहीं हो पाएगा। इसीलिए जब भी क्लास देखें आप मन को शांत करके आप क्लास को जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि वस्तुओं को कैसे आवेशित किया जाता है? वस्तुओं को कैसे आवेशित यानी कि चार्ज किया जाता है? हाउ आर ऑब्जेक्ट्स चार्ज? ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने जो ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शन में से जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि हो जाएगा बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके सामने में अगला क्वेश्चन फिर से है कि सोने को साफ करने के लिए किस घोल का उपयोग किया जाता है? सोने को जो साफ किया जाता है वो कौन से घोल से साफ किया जाता है? तो यहाँ पर आपके सामने में जो ऑप्शंस हैं उनमें से जो आपका आंसर हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है कि एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन को देख लीजिए, यहाँ पर है कि निम्न में से कौन सा गर्मी संचरण का तरीका नहीं है? गर्मी संचरण का तरीका कौन सा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ हीट ट्रांसमिशन? तो यहाँ पर आपके सामने जो ऑप्शन है उन ऑप्शन में से देख लीजिए कि आपका आंसर क्या हो जाएगा। गर्मी संचरण यानी कि ट्रांसमिशन, हीट ट्रांसमिशन का कौन सा ये मेथड नहीं है? तो यहाँ पर आपके सामने जो ऑप्शन दिया गया है, चार ऑप्शन, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन और ब्रॉडकास्टिंग। तो देखिए ये सारे तरीके हैं और कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है ब्रॉडकास्टिंग जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्लियर? ऑप्शन नंबर डी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सारे क्वेश्चन को आप लोग नोट जरूर करते होंगे। ठीक है, अब आगे आ जाइए। अब जो आपके क्वेश्चन आने वाले हैं 10 क्वेश्चन आपके मैथ के क्वेश्चन आने वाले हैं, उसके बाद हम कंप्यूटर पर चलने वाले हैं। यह क्वेश्चन को गौर से देख लीजिएगा, मेरे सॉल्व करने से पहले आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। तो यहाँ पर आपके सामने में जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि किसी गांव की जनसंख्या इतना है, यानी कि टोटल जो आपका जनसंख्या है, पॉपुलेशन है 27,500 है, जिसमें से कि पुरुष और महिलाओं का अनुपात यानी कि मेल और फीमेल का जो रेशियो है वो 2:3 है, यानी कि 2:3 है। तो महिलाओं की संख्या क्या होगी? देखिए महिला की संख्या यानी कि आपको फीमेल की जनसंख्या पता करना है कि फीमेल कितना है। आप देखिए यानी कि देखिए 27,500 क्या है टोटल है, उसमें से देखिए ये आपका मेल और ये क्या आपका फीमेल है। फीमेल यहाँ 3 है ना, 3 नीचे ऊपर कर दीजिए, और टोटल कितना है 2 और 3 5 नीचे कर दीजिए। इतने को सॉल्व कर दीजिए, आपका यहाँ पर आंसर निकल के आ जाएगा। अब 5 से कर लीजिए, 5 5 25, 5 5 25 0 0, यानी कह सकते हैं कि 5500 गुना में 3 0 0 5 5 1 5 16, यानी कि 16,500 क्या है आपका यहाँ पर फीमेल है, यानी कि महिलाओं की संख्या कितना है टोटल 16,500 है। ठीक है, क्लियर है? तो आपको ऐसे ही बनाना है, और मैथ का जब भी मैं क्वेश्चन लाता हूं तो मेरी सॉल्व करने से पहले आप लोग सॉल्व करिएगा। ठीक है, अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि लगातार 4 संख्याओं का योग 206 है तो पहली संख्या ज्ञात करिए।
अब देखिए यहाँ पर कुछ बच्चे बोलेंगे यहाँ पर क्वेश्चन बहुत इजी है, तो आप एग्जाम में 10 क्वेश्चन जो आते हैं 10 क्वेश्चन में से 4 से 5 क्वेश्चन इजी लेवल के ही आते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे वो भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए पैसेंस बनाए रखें और अपने आप कितना अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन वो देखिए, सारे क्वेश्चन हार्ड ही नहीं आते हैं, इतना याद रखिएगा। इतने क्वेश्चन आते हैं इजी लेवल के, उतने भी क्वेश्चन आप सही सही करके आते हैं तो एग्जाम को क्रैक करके जरूर आ जाएंगे। लेकिन बच्चे घबरा जाते हैं और हार्ड ही क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। देखिए जो भी मैं लेवल करा रहा हूँ आज तक, हर लेवल जो भी मैं करा रहा हूँ कि उसमें जो लेवल है वही लेवल आपके एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कुछ अलग टाइप के आ जाते हैं, तो वो तो करना ही है आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि 4 लगातार संख्याओं का योग। देखिए मेरे जो मैं आंसर आएंगे यहाँ पर वही आंसर आपका आना चाहिए यहाँ पर। देखिए पहली संख्या मैं मान लेता हूँ x, दूसरा मैं मान लेता हूँ x+1, तीसरा x+2 और चौथा मान लेता हूँ x+3। अब सभी संख्या का जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 206 ना, कितना देखिए 2 1 3 3 6 प्लस में x x x यानी कि 4x, 4x + 6 बराबर में 2 से 6 हो जाएगा। क्लियर। अब 4x बराबर कितना हो जाएगा, 6 इस तरफ आ जाएगा यहाँ पर, 206 माइनस में 6 यानी कि 200, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 200 बटा में, देखिए 200 बटा में 4 हो जाएगा ना यहाँ पर ना, 200 बटा में 4 यानी काटेंगे तो कितना आ जाएगा 50, यानी कि पहली संख्या क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। क्लियर। अगर मुझे पूछता है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है या लास्ट की संख्या क्या है, तो आप 50 में आप 3 जोड़ देते हैं, बोलते संख्या कौन कौन संख्या है, तो 50 51 52 53। क्लियर। ऐसे आपका क्वेश्चन बन जाता। तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोगों को आंसर 100% सही ही करना है। अब अगले क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए, यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर वाले बेलन का आयतन कितना है, यानी कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर ऑफ रेडियस 7, यानी कि आर कितना दिया गया है, रेडियस कितना दिया गया है 7 सेंटीमीटर दिया गया है, और हाइट कितना दिया गया है आपका यहाँ पर 20 सेंटीमीटर दिया गया है। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ ए क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, देखिए वॉल्यूम सिलेंडर यानी कि कितना है पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि देखिए बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, बेलन का आयतन बराबर में क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच है। तो पाई का वैल्यू कितना है 22/7 गुना आर स्क्वायर, यानी आर कितना है 7, तो 7 गुना में 7, आर स्क्वायर है यहाँ पर ना, इसलिए मैंने 7 गुना 7 कर दिया। अब आगे क्या है 20 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखो जो भी है काट लीजिए, 7 से 7 कट जाएगा, क्या बच गया इधर, देखिए इधर बच गया आपका यहाँ पर 22 गुना में 7 गुना में 20। अब काटिए यहाँ पर 7 गुना 14 0 हो जाएगा, यहाँ पर 14 दुना 28, हाथ में 2, 14 28 2 30, यानी कि 380 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्यों देखिए सेंटीमीटर 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 यहाँ पर है, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा और ये 3080 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये ए सी में दिया गया है। क्लियर। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आपको बना के चलना होगा। देखिए और जो भी क्वेश्चन आपके मेंसुरेशन के हैं यानी क्षतिमिति के हैं, सारे फार्मूले को आप लोग याद कर लीजिएगा। फार्मूला आप याद करके नहीं जाएंगे एग्जाम में, ठीक है, तो आप एग्जाम में एक भी क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं आएंगे। तो फार्मूले को आप लोग याद कर लीजिएगा। कई बार ऐसा आपने देखने के लिए मिल गया है, मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि फार्मूले भी कई बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि इसका फार्मूला क्या है। क्लियर है। तो मेंसुरेशन का फार्मूला करके ही जाना आपको है, ठीक है। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पर क्या है कि 3 साल के लिए 10% ब्याज की दर से 64,000 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला क्या होता है, देखिए ए बराबर में क्या होता है पी इंटू में 1 प्लस आर अपॉन में 100 और अपॉन में एन होता है या फिर टी होता है। देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज ना, वो इसका फार्मूला तो है ही नहीं। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर में क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर क्या होता है कि ए माइनस में पी होता है, यानी कि अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल, यानी कि मूलधन घंटे में मूलधन। अगर मूलधन क्या होता है कि मूलधन और ब्याज दोनों शामिल रहता है ना, तो वही यहाँ पर निकलेगा। यहाँ पर अमाउंट निकल जाएगा, जितना अमाउंट निकलेगा उसमें से आप इसको घटा दीजिएगा, यानी कि प्रिंसिपल को मूलधन को घटा दीजिएगा, तो वही आपका यहाँ पर ब्याज निकल के आ जाएगा। तो जो भी डेटा यहाँ पर दिया गया है उसको फिल कर लीजिए। 64,000 है तो 64,000 मैंने यहाँ कर दिया, इनटू में 1 प्लस में आर कितना दिया गया 10%, तो 10 अपॉन में 100 मैंने कर दिया। यहाँ पर पावर में एन हो जाएगा, एन यानी कि माफ कीजिएगा यहाँ पर 3 वर्ग साल लेना, तो एन बराबर कितना हो जाएगा 3 यहाँ हो जाएगा। क्लियर। अब कितना हो जाएगा ये देखिए 10 है के 100। अब देखिए एक इसको सॉल्व करिएगा ना, 1 प्लस में 1 बटा में 10, इस कितना आ जाएगा 11 बटा में 10 हो जाएगा। 11 बटा में 10 की पावर में 3 है ना, अब इसको ऐसा कर लीजिए 64,000 गुना में 11 बटा में 10 गुना में 11 बटा में 10 गुना में 11 बटा में 10। ये कहां से आया पता लग गया होगा आप लोगों को कि इसको मैं सॉल्व 1 प्लस में 1 बटा में 10 को मैं सॉल्व करूंगा तो 11 बटा में 10 आ जाता है, इसकी पावर में 3 है ना,
इसको मैं 3 बार मैंने यहाँ गुना कर दिया। अब काट लीजिए यहाँ पर 0 0 0 0 0 0 कट जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पर कि 64 11 11 और 11 का आप गुना कर करेंगे तो कितना होगा। देखिए यहाँ पर आपको गुना करने का आसान तरीका मैं बता रहा हूँ एक, कि आप लोगों को मैंने क्या बताया था कि आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको ये क्या इसमें से ये करना है कि आपको 2 से लेकर 40 तक का आपको क्या करना है, स्क्वायर याद कर लेना है, ठीक है। और क्यूब में 2 से लेकर आपको 20 तक का कम से कम क्यूब पता कर लेना है आप लोगों को, ठीक है। देखिए तो अगर ऐसा कर लेंगे ना तो आपके लिए गुना आसान हो जाएगा। अब मैं बता रहा हूं कि अगर आप 11 11 11 को गुना करेंगे मान लीजिए 3 बार, तब कितना होगा कि 1331 हो जाएगा। देखिए 64 गुना में 1331 हो जाएगा। अब उसमें से क्या गुना कर दीजिए, आप 64 गुना कर दीजिए, उसमें 64 गुना करेंगे तब कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 85,000 आ जाएगा। आप गुना करके चेक कर लीजिएगा, 85,184 हो जाएगा। ये आपका अमाउंट निकल गया आपका ना। यहाँ पर अब अमाउंट में से आप क्या घटा देंगे, मिशन घटा दीजिए। यहाँ पर मिशन घटा देंगे, कितना निकल जाएगा यहाँ पर 64,000 घटा दीजिए। यहाँ पर कितना निकल जाएगा, 1 और 2 यानी कि 21,184, ये आपको ये निकल के आ जाएगा। यहाँ पर आप घटा लीजिएगा यहाँ पर अमाउंट, ये आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ नहीं करना होता है, चक्रवृद्धि ब्याज में थोड़ा सा गुना भाग करना पड़ता है, बाद में क्वेश्चन सारे आसान ही है इसमें आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि 10 आदमी 5 दिनों में 4 किलोग्राम चावल खाते हैं तो 5 आदमी 20 दिन में कितना चावल खाएंगे। क्लियर। अब यहाँ पर देख लीजिए कैसे करना है आपको। 10 आदमी 5 दिन में 4 किलो चावल खाते हैं। ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करेंगे आप, M1 इंटू में D1 अपॉन में आपका भोजन कितना खाता है ना, खाना खाता है ना, यानी कि वर्क 1 कर दीजिए। वर्क 1 मैंने इसलिए किया है मैंने कि कितना भोजन खाएगा, ठीक है। M2 D2 और वर्क 2 यानी कि वर्क कितना करेगा या फिर कितना खाना खाएगा। अब देखिए पहले कितना 10 आदमी था ना, तो M1 यानी कि M यानी कि मैन, 10 गुना में दिन कितने 5 दिन लगते थे, तो 4 किलो अनाज खाता था। बराबर में अब आदमी कितने हो गए, 5 आदमी हो गए और 20 दिन हो गए ना, तो 5 गुना 20 बटा में अब कितना खाना खाएगा ये तो पता नहीं है ना, इसको x कर दीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। अब आंसर निकल जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा यहाँ पर, और 10 गुना में 20, अब क्या बच गया 4 और 2 गुना हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं 1 है तो गुना करूंगा ऐसे x हो जाएगा ये, बराबर में 4 गुना में 8 किलोग्राम खाएगा ये आपका 5 आदमी 20 दिन में, ठीक है। 8 किलो चावल खाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका ये डी में दिया गया है। तो सबसे जिसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था इसमें, ये फार्मूला आपका था, तो फार्मूला आपको ये पता होना ही चाहिए। फार्मूला पता नहीं है तो आप पता कर लीजिए। टाइम एंड वर्क पर आपने पढ़ा होगा तो ये आपको ज्यादातर आपको देखने के लिए मिल गया होगा, या कितने आदमी कितने दिन में काम करते हैं। क्लियर। अब अगले क्वेश्चन को मेरे सॉल्व करने से पहले सॉल्व करिए। क्वेश्चन आसान है, अमाउंट बड़ा है, बस इतना ही है। बस देखिए यहाँ पर क्या करना है कि एक स्कूटर 9 घंटे में 45 किलोमीटर की दूरी तय करता है। क्वेश्चन गौर से पढ़िएगा। तो 8 घंटे में कितनी दूरी को तय करेगी। अब देखिए यहाँ पर कितने घंटे कितना दूरी तय करेगी, 8 घंटे में कितना दूरी, यानी आप पूछ रहा है डिस्टेंस पूछ रहा है। देखिए डिस्टेंस बराबर में क्या होता है कि टाइम इनटू में स्पीड होता है, टाइम इनटू में स्पीड होता है ना। तो यहाँ पर स्पीड तो दिया ही नहीं गया आपको, टाइम तो दिया गया, स्पीड नहीं दिया गया ना। स्पीड बराबर में क्या होता है, स्पीड बराबर में क्या होता है आपका यहाँ पर कि डिस्टेंस अपॉन में क्या, डिस्टेंस अपॉन में क्या होता है आपका टाइम होता है। देखिए तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, डिस्टेंस आपको दिया गया है और टाइम दिया गया है, इससे आपको क्या निकालेंगे, स्पीड निकालना है आपको। तो 45 बटा में 9 हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा किलोमीटर है और घंटा में, इसलिए मैंने इसको ऐसा कर दिया। अब काटेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 9 से 45 5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अब आपको डिस्टेंस निकालना है ना, डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस में टाइम इंटू में स्पीड। टाइम तो दिया ही गया आपको 8 और आपको स्पीड दिया गया है 5 किलोमीटर पर आवर। यहाँ 8 पंचे 40 किलोमीटर आपका हो जाएगा, ये 8 घंटे में चलेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। क्लियर। अब यहाँ पर फॉर्मूला इसमें भी जो दिया गया ना उसको आप लोग याद कर लीजिएगा कि डिस्टेंस बराबर में क्या होता है कि टाइम इनटू स्पीड, दूरी बराबर क्या होता है समय गुना में चाल, और चाल बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम यानी कि दूरी बटा में समय होता है। क्लियर। अब आगे बढ़ जाइए, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज का आधार 6 मीटर है और ऊंचाई 8 मीटर है, तो कर्ण की लंबाई क्या होगा। देखिए त्रिभुज का आधार कितना है, 6 मीटर है ना आधार। देखिए एक त्रिभुज मैंने बना दिया, आधार कितना है तो 6 मीटर, ऊंचाई कितना है 8 मीटर है। क्लियर। यहाँ पूछा जाएगा कर्ण क्या होगा, तो कर्ण बराबर क्या होता है, यानी कि मानता हूं ए बी और सी है ना। देखिए तो ए सी बराबर क्या होता है, रूट अंडर में क्या होता है कि ए बी का स्क्वायर होता है प्लस में बी सी का स्क्वायर होता है। अब देखिए यहाँ पर ए बी कितना दिया गया 8 का स्क्वायर प्लस में बी सी कितना दिया गया है 6 का स्क्वायर, रूट अंडर में कर लेंगे यहाँ पर तो 8 8
64 प्लस में 36, रूट अंडर कर दीजिए, रूट अंडर में कितना आ जाएगा, ये 100 आ जाएगा, बाहर निकालेंगे 10 आ जाएगा, ये यानी 10 क्या हो जाएगा आपका, ये कर्ण निकल जाएगा, ठीक है, हाइपोटेनियस निकल जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब अगले क्वेश्चन को फिर से देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस में 72 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों गुना कर लीजिए, इसका गुणनखंड करना है आप लोगों को, ठीक है, और एक्स की वैल्यू पता करना है आपको। यहाँ पर देखिए इन दोनों को मैं गुना करूंगा कितना निकल जाएगा, 72 एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना। अब 72 दिया गया है ना। अब दो संख्या ऐसा ढूंढिए यहाँ पर कि दोनों को जोड़ने या घटाने पर यहाँ पर एक एक्स आ जाए। देखिए यहाँ पर अगर 8 एक्स माइनस इंटू में 9 एक्स करूंगा तो देखिए 8 9 72, 72 एक्स 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 स्क्वायर हो जाएगा ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 और 9 हो जाएगा ना। अब दोनों में घटाऊंगा तो क्या क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्स निकल आ जाएगा ना। तो अब मुझे क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 9x प्लस माइनस माइनस में 8x माइनस में 72। ऐसा मैंने क्यों करा है, देखिए बराबर 0, ऐसा मैंने क्यों करा है प्लस में यहाँ पर, क्योंकि देखिए यहाँ पर इस संख्या का जो साइन रहेगा उसको पहले रखेंगे और बड़ी बड़ी संख्या का साइन आप वही रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। इन दोनों को अलग अलग कर लीजिए, इसमें से आप x कॉमन लेंगे, यहाँ पर से क्या निकल जाएगा, x में से कॉमन लेंगे तो x बच जाएगा और 9 बच जाएगा, प्लस में इधर माइनस 8 कॉमन लेंगे तो x प्लस में 9 हो जाएगा, यहाँ पर बराबर 0। क्यों हो जाएगा, 8 8 निकल गया, यहाँ पर माइनस है ना, प्लस मैं दूंगा था प्लस माइनस तभी तो यहाँ माइनस आ जाएगा ना। यहाँ पर एक निकल गया आपको x माइनस में 8 और एक निकल गया x प्लस में 9। अब देखिए x पर कितना हो जाएगा, यहाँ माइनस में है तो प्लस में आ जाएगा 8, यहाँ प्लस में है तो यहाँ पर माइनस में आ जाएगा 9। यानी 8 माइनस 9 किस में दिया गया है, 8 माइनस 9, 8 माइनस 9 दिया गया, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। ये ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसका आसान तरीका समझिए आप। अब जैसे मैं इसको सॉल्व करूंगा ही नहीं, मैं यहाँ पर इतना मैं सॉल्व करूंगा ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। अब मैं डायरेक्टली इसका आंसर निकालूंगा। अब जब मुझे पता चल गया यहाँ पर कि 8 और 9 एक्स है, देखिए तो बड़ी संख्या के साथ क्या यहाँ पर 9 हो जाएगा, यहाँ पर ना प्लस हो जाएगा ना, तो यहाँ प्लस ये हो जाएगा और माइनस ये हो जाएगा। तो अब जब आंसर निकालेंगे ना, जो माइनस में यहाँ रहेगा उसको प्लस में कर दीजिएगा और जो प्लस रहेगा उसको माइनस कर दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर ये अभी सी निकल गया ना, इतना करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए ये आप कब करेंगे, जब इसको एक दो बार इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे ना, तब आपको ऐसा करने में समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है आप लोगों को, ठीक है। क्योंकि जो जहां पर साइन रहेगा ना उसका साइन आंसर में उल्टा हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन को देख लीजिए। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर है, और ये क्वेश्चन जो है बहुत आपको हेल्प करने वाला आप क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि एक घनाभ के लगातार 3 फलकों का क्षेत्रफल 15 वर्ग सेंटीमीटर, 18 वर्ग सेंटीमीटर और 30 वर्ग सेंटीमीटर, घनाभ का आयतन क्या होगा। देखिए यहाँ पर क्या कहा है कि एक घनाभ का लगातार 3 फलक का क्षेत्रफल जो है, पहले एक ही घनाभ है और लगातार जो 3 फलक है ना उसका क्षेत्रफल कितना कितना है, 15 वर्ग सेंटीमीटर है, 18 वर्ग सेंटीमीटर और 30 वर्ग सेंटीमीटर है, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करेंगे आप, देखिए ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करिए आप, देखिए यहाँ पर पहला वर्ग का क्षेत्रफल ना, देखिए अगर मैं घनाभ क्या होता है, ऐसे रहता है ना, ऐसे रहता है, ऐसे रहता है घनाभ, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ये क्षेत्रफल लंबाई चौड़ाई होता है ना, तो पहला का लंबाई कितना कितना दिया गया है, देखिए एक्स वाई कितना दिया गया है, मैं मान लेता हूँ लंबाई चौड़ाई मैं मान लेता हूँ, यहाँ पर लंबाई चौड़ाई मान लेता हूँ। पहला दिया गया है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरा दिया गया है वाई जेड कितना दिया गया है, तो 18 दिया गया, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपका यहाँ मैं कर लेता हूँ एक्स जेड, यानी कि एक्स जेड कितना हो जाएगा ये, तो ये दिया गया है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, तीनों का दिया गया है ना। और यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर कि क्यूबाइड का, यानी क्यूबाइड कह सकते हैं, क्यूबाइड का वॉल्यूम या कह सकते हैं घनाभ का, इसे क्या क्यूबाइड कहा जाता है ना, वॉल्यूम ऑफ दी क्यूबाइड कितना हो जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड, क्यूबाइड का क्या होता है कि लेंथ इंटू में ब्रेथ इंटू में हाइट, यानी कि कह सकते हैं कि एक्स वाई जेड कह सकते हैं। यहाँ पर देखिए लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया गया ना, देखिए यहाँ पर इतना फॉर्मूला होता है। तो अब इसको फॉर्मूला निकालने क्या करेंगे आप लोग, देखिए इन जब तीनों गुना करेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, तीनों गुना करने पर, तीनों गुना करेंगे यहाँ पर, देखिए तो x 2 बार है, y 2 बार है और z 2 बार है ना, यार कह सकते हैं कि एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर इतना दिया गया है आपको ना, बराबर में कितना, अब मैं तीनों गुना कर रहा हूँ यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 15 गुना में 18 गुना में 30 हो जाएगा। अब तीनों गुना कर लीजिए, जब तीनों गुना करेंगे आप लोग तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए तो एक्स वाई जेड बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर में क्या हो जाएगा 15 गुना में 18 गुना में 30 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए तो यहाँ पर क्या रूट अंडर में क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर तो 15 18 और
30 हो जाएगा, रूट अंडर में हो जाएगा। क्लियर। अब जिसको जब सॉल्व करके लाएंगे ना तो यहाँ पर 90 निकल के आ जाएगा। तो 90 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्यूब सेंटीमीटर क्यूब कितना हो जाएगा आपका, ये क्यूबाइड हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर इसको मैंने यहाँ पर तो उतना जगह के कारण से यहाँ पर मैं ऐसा कर रहा हूँ। देखिए एक्स वाई गुना में, अब देखिए मैं सॉल्व यहाँ पर कर दिया, मैं इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पर एक्स वाई वाई जेड और यहाँ पर गुना में जेड एक्स बराबर में कितना हो जाएगा, 15 गुना में 18 गुना में 30 हो जाएगा ना। देखिए एक्स दो बार है यहाँ पर तो एक्स, वाई दो बार है तो वाई और जेड दो बार है तो जेड। इसको मैं होल स्क्वायर में कर सकता हूँ ना। जब मैं होल स्क्वायर करूंगा और मैं स्क्वायर को मैं हटाऊंगा यहाँ से तो रूट अंडर में तो ये वाला आ जाएगा ना, ये वाला आ जाएगा रूट अंडर में ना, ये वाला आ जाएगा रूट अंडर में ना। जब रूट अंडर में ये वाला आ जाएगा यहाँ पर तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ये आपको अंदर में करना है आपको यहाँ पर। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर ऐसा करने पर आपको 90 आ जाएगा। यही आपका फॉर्मूला होता है एक्स वाई जेड, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। क्लियर, आप फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, फॉर्मूला याद कर लेंगे ना तो आपको अच्छे से क्वेश्चन ये बन जाएगा। ठीक है, अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन में देख लीजिए यहाँ पर क्या दिया गया है। एक स्कूल में 70% छात्र लड़के हैं, यदि लड़कियों की संख्या 255 है तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक स्कूल में 70% छात्र लड़के हैं, ठीक है। अब उसमें से लड़की की संख्या कितना है, 255 है। अब देखिए टोटल आपका 100% अगर होगा आपका, उसमें 70% लड़का है तो 30% क्या हो जाएगा, लड़की ना। यानी कह सकते हैं कि 30% बराबर में कितना हो जाएगा, 255 हो जाएगा ना, जो लड़की का। तो बोल रहा है लड़का की संख्या कितना हो जाएगा, 70% ना। तो 70% बराबर में व्हाट, क्वेश्चन मार्क। गौर करिए, मैंने कहां से लाया, अगर 70% लड़का है तो 30% क्या हो जाएगा, लड़की हो जाएगा। तो 30% बराबर में कितना दिया गया है, 255 दिया गया ना लड़कियों ना लड़कियों की संख्या। क्लियर। तो 70% बराबर कितना हो जाएगा, मैं क्वेश्चन मार्क वर्क कर देता हूं मैं, तो क्वेश्चन मार्क बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों को मैं गुना कर देता हूं। यहाँ पर 255 गुना में 70 बटा में 30, जीरो से जीरो कट जाएगा और यहाँ काट लीजिए, 3 से काटेंगे, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15, 85, 7 पंजे 35, 7 में अब इन दोनों गुना कर लीजिए, 35 का 5 में 3 और 56 3 59, 595 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। क्लियर। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है आपको। ठीक है, अब देखिए यहाँ 5 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के मिलने वाले हैं। कंप्यूटर का जो क्वेश्चन है ना, 5 क्वेश्चन, देखिए मैं उम्मीद करके चाहता हूँ कि 5 के 5 क्वेश्चन एग्जाम में आप करके आएंगे कंप्यूटर का। क्योंकि देखिए जो हमारा क्लास देखे होंगे ना, कंप्यूटर डोज का आया, उससे पहले भी जो आया है, और जो हमारा ई बुक है जो 50 रुपए का है, वो लेके पढ़ लीजिएगा। 5 के 5 क्वेश्चन बनने के आप काबिल बन जाएंगे। सारे क्वेश्चन कर लेते हैं और जो मैंने यूट्यूब पर करवाया है दोनों कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, 5 के 5 क्वेश्चन कम टाइम में आपके बन जाएंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं, उसी में से ज्यादा चांस है कि आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। क्लियर। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि निर्देशों के सेट के लिए प्रयुक्त शब्द हैं जो कि कंप्यूटर को एक से अधिक कार्य करने की अनुमति देता है। देखिए कंप्यूटर का क्या है, निर्देशों का एक सेट है, यानी इंस्ट्रक्शन का एक क्या है, सेट है। यहाँ पर उसको क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है सॉफ्टवेयर कहा जाता है। क्लियर, ऑप्शन नंबर बी कहा जाता है। सॉफ्टवेयर क्या होता है, एक निर्देशों का सेट होता है। क्लियर। अब यहाँ पर आगे आ जाइए, अगला क्या कह रहा है कि डेटाबेस प्रबंधन पद्धति को संदर्भित करता है। यानी कि देखिए यहाँ पर डाटाबेस मैनेजमेंट मेथड रेफर्स टू, देखिए डाटाबेस मैनेजमेंट क्या होता है, डाटाबेस मैनेजमेंट क्या होता है, यहाँ पर देख लीजिए एक स्वचालित संग्रह और संबंधित जानकारी का निष्कर्षण। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये जो है आपका यहाँ पर जो ऑप्शन जो दिया गया है यहाँ पर, इस ऑप्शन में देख लीजिए यहाँ पर कि डेटाबेस मैनेजमेंट क्या होता है। मैं थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर इसमें जो होता है आपका डेटाबेस, जो कि ऑफिस में जो भी काम होते हैं ना, जैसे ईमेल करना, डेटा को कलेक्ट करना, डेटा को मैनेजमेंट करना, जी ज्यादातर ये ऑटोमेटिक का क्या करता है, क्या होता है, ऑटोमेटिक करता है। ठीक है, ऑटोमेटिक जो करता है ना, जो डाटा में जो ऑफिस में जो भी काम होते हैं ऑफिशियल, वो सारे काम करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ऑटोमेट कलेक्शन एंड एक्सेशन ऑफ डिलीटेड इंफॉर्मेशन, ये भी करता है। ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग डाटा करता है, ऑटोमेटिक किया जाता है इसमें, ये भी ठीक कर रहा है। ऑटोमेटिक ऑफिस मैनेजमेंट, देखिए ऑफिस मैनेजमेंट मतलब क्या है यहाँ पर कि ईमेल करना, ईमेल कब क्या करना काम करना है, उसको करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, तो यहाँ पर उसको सभी को मैनेज करने के लिए डेटाबेस मैनेजमेंट का यूज करते हैं हम लोग। यानी कि यहाँ पर तीनों ए बी सी तीनों हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है ना कि ऑल ऑफ द एबव, ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कंप्यूटर की मदद के लिए किए जाने वाले कार्य क्या है, कंप्यूटर की मदद किए जाने वाले कार्य क्या है यहाँ पर, तो एम्फेसाइज ऑफ वर्ड, या प्लेइंग वीडियो गेम्स, या फास्ट स्पीड कैलकुलेशन, या सभी।
अब देखिए यहाँ पर कंप्यूटर से जो आप काम कर सकते हैं, कंप्यूटर जो आपको काम करने में हेल्प कर देगा, यानी कि शब्दों का व्यंजना करना, मतलब उसको इलाबोरेट करना, समझना, जो भी करना, या वीडियो गेम खेलना, या अपने कैलकुलेशन को फास्ट करना चाहते हैं, तो कंप्यूटर का यूज करेंगे ना। ये सभी कामों के लिए क्या करना पड़ता है, तो आपको ये कंप्यूटर का आपको हेल्प लेना पड़ता है ना। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब अगले क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए यहाँ पर कि मशीनी भाषा क्या है। मशीनी भाषा क्या है, जो कि है, देखिए मशीनी भाषा क्या होता है कि लिखना बहुत आसान होता है। देखिए आसान या डिफिकल्ट यहाँ मतलब नहीं है। मशीनी भाषा थोड़ा डिफिकल्ट लिखना होता है, यहाँ पर ये आपका आंसर नहीं होगा। अंग्रेजी शब्दों के उपयोग द्वारा गठित है, या कंप्यूटर द्वारा आसानी से समझा जा सकता है, या गणना शुरू करने में हेल्प करता है। देखिए गणना शुरू करने में हेल्प करने कोई मतलब है ही नहीं। देखिए मशीनी भाषा वो होता है ना जिसे कंप्यूटर को आसानी से समझ सकता है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ पर हो जाएगा। कंप्यूटर द्वारा आसानी से समझा जाने वाली भाषा क्या है, तो आपका मशीनी भाषा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पर। ठीक, क्लियर। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पर क्या है कि एक डिजिटल कंप्यूटर का कार्य सिद्धांत पर आधारित है। देखिए डिजिटल कंप्यूटर का जो कार्य होता है कौन से सिद्धांत पर काम करता है, ये क्या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पर काम करता है, या मेजरमेंट पर, या कैलकुलेशन एंड लॉजिक पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। अब देखिए कंप्यूटर का जो भी काम होता है ना वो कैलकुलेशन और लॉजिक पर काम करता है, गणना और तर्क पर काम करता है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी जो हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर 25 क्वेश्चन मैंने कराए हैं, और 25 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आपने सही करा है जनरली बताइएगा। अगर आपने 10 ही क्वेश्चन करा है तो मुझे 10 ही क्वेश्चन का बताइएगा, 10 ही क्वेश्चन मैंने करा है, और आपने 20 क्वेश्चन करा है तो बहुत अच्छे हैं, और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर अग्निवीर क्लर्क इंग्लिश को में आपको अच्छा करने के लिए आप हमारा क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा। 999 का है, मैथ की क्लासेस भी है जो लेटेस्ट पैटर्न पर चलेगा, ये भी है। और 45 का क्वेश्चन जो है ई बुक जो है, ई बुक यानी कि पीडीएफ फॉर्म मिलेगा आपको, 199 का है। इंग्लिश के लिए ई बुक अग्निवीर के लिए सारे स्पेशल जो मैं करवा रहा हूँ अभी अग्निवीर क्लर्क के लिए मैं करा रहा हूँ। और भी जो आपको हेल्प चाहिए आप मुझे कॉल करके आप मुझे बात भी कर सकते हैं। देखिए बात तभी करें जब आपको ये लेने की जरूरत हो। वैसे इन्फॉर्मेशन के लिए चैटिंग करने के लिए हमारे पास उतना टाइम नहीं होता है, और आप लोगों के पास टाइम भी उतना नहीं होना चाहिए। जो भी है आप लोग मन से पढ़े, और जो जो जरूरत हो कॉल या व्हाट्सएप करने का तभी मुझे करिएगा, अदरवाइज आप लोग पढ़िए यूट्यूब चैनल से, बहुत अच्छा है। तो अभी के लिए इतना रहने दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक सभी से एक बार फिर से जय हिंद।